हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ये वैकेंसी आई है एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में। बेसिकली ये है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में। ये एक बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली एक होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड की, ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो डेट ऑफ द नोटिफिकेशन है 11 मई 26, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह का पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, 3 तरह का डिजिग्नेशन के लिए वैकेंसी आई है। पहले जानते हैं कंपनी काम करने लायक है भी या नहीं है, कैसी कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली बताया क्या, ये एक जो है होल्ली ओन सब्सिडियरी है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, जो कि एक पीएसयू है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, एयर इंडिया प्राइवेट जरूर हो गई, बट ये उसकी जो ये अलग कंपनी है ना कम्प्लीटली। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड ये प्राइवेटाइज नहीं हुई है, ठीक है। और इसकी सब्सिडियरी है AIESL, तो ये भी प्राइवेटाइज नहीं हो। तो ये बेसिकली अभी भी गवर्नमेंट कंपनी है और आगे भी गवर्नमेंट कंपनी ही रहेगी अभी, ठीक है। इसका क्योंकि इसका भी प्राइवेटाइजेशन कुछ भी चल नहीं रहा है ऐसा अभी, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ये AIESL जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट MRO है। MRO का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो जो इसका जो होता है ना, जो ओवरऑलिंग, जो फ्लाइट वगैरह, जो प्लेन जितना चलते हैं ना, तो उसका जो रिपेयरिंग वगैरह होता है, मेंटेनेंस होता है, तो वो ये AIESL करती है, ठीक है। तो नॉट ओनली एयर इंडिया का, एयर इंडिया के अलावा दूसरे कंपनियों का भी करती है। देखिए इसमें लिखा हुआ, मैं बताऊंगा अभी आपको। ये लिखा है, देखिए AIESL मैनेजेज एंड मेंटेन्स एयरबस, बोइंग एंड ATR। एयरबस सबको पता है, बोइंग पता है आपको, ATR बेसिकली फ्रांस की कंपनी है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये तीनों कंपनी, मतलब जगह कंपनी जो है वो फ्लाइट बनाती है ना, प्लेन बनाते हैं ये लोग, तो ये उनका मेंटेनेंस करती है, चाहे वो कोई भी एयरवेज, नॉट ओनली सिर्फ एयर इंडिया के लिए, इसके अलावा भी जो कंपनियां उसके लिए भी करती हैं ये, ठीक है। विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टेक्निकल डिस्पैच रिलायबिलिटी है ना, लिखा है उसमें। तो ये जो है ना, जो हैंगर होते हैं ना प्लेन के, जो हैंगर वगैरह में जो सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह वहाँ पे सब कुछ ही करते हैं, ठीक है। और इनका जो बेस होता है बेसिकली वो हैंगर में होता है, ठीक है, बिकॉज इंजीनियर्स तो वही काम करेंगे। तो क्या आपका काम हैंगर में होगा? नहीं, आपका काम हैंगर में नहीं होगा। हैंगर में जो होंगे वो जो इंजीनियर्स होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे, वो लोग वहाँ पे होंगे। आप हैंगर में नहीं होगे, आप तो उसके ऑफिस में बैठोगे, आराम से एसी के अंदर बैठोगे, वहाँ अपना अकाउंटिंग का काम करोगे आप, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो वही लिखा है, देखो, द कंपनी हैज द स्टेट ऑफ द आर्ट है ना कैपेबिलिटीज फॉर ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं फिर, ये क्या कि भाई ये प्राइम कस्टमर इसके एयर इंडिया है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये बाकी प्लेन के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। एंड बता रहे हैं हार्वर्ड एंड इंडिपेंडेंट MRO, ये अभी ना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये अभी सिर्फ एयर इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं ये अभी, क्योंकि एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो चुकी है, बट इसका जो होल्डिंग कंपनी है वो तो अभी सरकारी कंपनी है ना, तो ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, ठीक है, जो कि अभी ग्रोथ के पाथ में चल रहा है और सबको मतलब अच्छे से बाकी ब्रांड्स को भी जो है ये मतलब कैटर कर रहा है, ठीक है। लिखा है देखो ना, MRO सर्विस रिक्वायरमेंट फॉर अदर एविएशन ऑपरेटर्स, ठीक है, उनके लिए भी काम कर रहा है ये। और अभी इसमें जो है 5000 स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, मेनली इसमें इंजीनियर्स होते हैं। तो 3 तरह की वैकेंसी है, एक डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की है, एक है सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, एक है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की है। तो जो डिप्टी CFO है उसके लिए सैलरी है 1,55,000 पर मंथ। इसके अलावा पेट्रोल या डीजल का रिम्बर्समेंट भी मिलेगा 80 लीटर्स पर मंथ का। ये भी जोड़ लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो आपका लगभग 8,000 रुपये का ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको एक कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी का रिम्बर्समेंट मिलेगा, मोबाइल लो या लैंडलाइन लो। अब क्या लिमिट का है ये तो बताया नहीं है यहाँ पे, वो कंपनी का पॉलिसी देखना पड़ेगा उसके लिए, तो वो अलग है। तो जो भी हो, मिनिमम जो भी होता है वो ढंग का ही मिल जाता है इसमें, ठीक है। और ईयरली इंक्रीमेंट 4500 रुपये का। उसी तरह सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का है 1,30,000 का है। 40 लीटर का पेट्रोल या डीजल है इसमें, ठीक है। एज वगैरह मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी क्या क्या इसमें है। और सब अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, है ना, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस लेवल 2, ठीक है। तो इसमें जो है ये CMA इंटर MBA के लिए ये है 1,12,000 का पर मंथ का सैलरी है, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट 2,200 रुपये का है, ठीक है। इसमें पेट्रोल डीजल का पैसा अलग से नहीं मिलेगा आपको, बट अच्छी वैकेंसी। देखो 1,12,000 कौन दे रहा है यार, CMA इंटर का पास करके 3 साल का एक्सपीरियंस को। आपको पता ही मार्केट में कंडीशन क्या चल रहा है अभी, क्वालिफाइड को नहीं मिल रहा है इतना पैसा आज के डेट में। तो ये देखो मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल भले ही है लेकिन है अच्छी वैकेंसी। अब देखो इसमें क्या है, डिप्टी CFO के लिए मांगा गया है इसमें मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या लिखा है, 25 ईयर्स ऑफ पोस्ट
25 ईयर्स का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम एज 62 ईयर्स और मतलब होना चाहिए, और या फिर आप अगर रिटायर्ड हो गए उसके लिए, और अदरवाइज 52 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सीनियर एग्जीक्यूटिव का, वही है, देखो CA में होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब मैं कहूँगा भाई 15 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी बहुत कम है इसमें, तो ये आप मान के चलो मेनली ये रिटायर्ड लोगों के लिए वैकेंसी है, क्योंकि आपको इसमें देख रहे हो ना मैक्सिमम एज लिमिट लिखा हुआ है 62 ईयर्स, तो मान के चलो कि इनका मोटिव है उनको ही हायर करना है इसमें, इन दोनों वैकेंसी के लिए। अब मेन जो थर्ड वैकेंसी है CA इंटर वाली, ये आपके लिए वैकेंसी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखो आप इसमें क्या है, CA इंटर, CMA इंटर या MBA फाइनेंस किया है आपने और 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको 1,12,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी इसमें। अपर एज लिमिट भी बहुत अच्छी है इसमें, 35 ईयर्स का एज लिमिट मांगा गया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, क्या काम करना है आपको वो आपको बताया गया है इसमें, है ना, काम क्या करना हो सकता है इसमें आपको। ठीक है, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कि PSU में काम कर रहे होंगे और जिनको SAP वगैरह आता है, कोई ERP का एक्सपीरियंस हो। जरूरी नहीं कि SAP का, बिकॉज SAP जनरली PSU या बहुत बड़े कंपनी में ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि PSU वालों को मिलेगा इसमें। अगर आप टैली भी जानते अच्छे से करना, तो बेसिकली आपको काम आना चाहिए। SAP सीखने में तो SAP में टाइम नहीं लगता है, मतलब 15-20 दिन या 1 महीना बहुत है काम सीखने के लिए। SAP में जब आप काम करोगे ना इन द हैंड, तो कुछ नहीं होता ऐसा। सिंपल कुछ टी कोड्स होते हैं, उसको यूज करना होता है, काम करना होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीडियर होता है, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाता है। ठीक है, बट आप बहुत कुछ सोचेंगे कि अभी मैं क्या सीखने चला जाऊँ, पहले SAP करो, नहीं, पहले मत सीखने जाओ, पहले इंटरव्यू में जाओ। ठीक है, आपको जो आता है उसके हिसाब से इंटरव्यू तो सिलेक्शन होता तब सीखना, अदरवाइज टाइम वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो है आर्टिकलशिप या कोई इंटर्नशिप काउंट नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर बेसिकली बताया गया है इसमें आपको। आपका जो सीधा मतलब आप जो अप्लाई करेंगे इसमें बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन है। आप ऑफलाइन एप्लीकेशन में आप अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म है, फॉर्म इसके लास्ट में दिया गया है, जो नोटिफिकेशन इसके लास्ट में दिया गया, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। उसमें डायरेक्टली फॉर्म भरना है आपको, उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर कॉल किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और अगर आपको शॉर्टलिस्टिंग होता है तो फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड फिर आपका जो है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो नॉर्मल होता है, आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका मतलब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सोचो कोई रिटर्न एग्जाम भी नहीं है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, सीधा 1,12,000 का सैलरी सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे, प्रोवाइडेड आप काम करने वाले होने चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें बेसिकली 5 साल का, विच में फर्दर भी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब पहला 5 साल, उसके बाद फिर 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 साल का आप यहाँ काम कर सकते हो, पहले बात तो है ना, 10 साल तक का इसमें आप काम कर सकते हो, और until the incumbent attain the age of 65 years whichever is earlier, मतलब मैक्सिमम 10 साल आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कट ऑफ डेट जो होगा आपका वो होगा 1 मई 2076। ठीक है ना, तो जो भी आपका जो एज मांगा गया है ना, क्वालिफिकेशन जो भी आपको एक्सपीरियंस जो भी सब आपका इस डेट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई वही बताया गया, बस प्रिंट करो एप्लीकेशन फॉर्म को आप। ठीक है, जो नीचे दिया गया है उसको आपको एप्लीकेशन का जो एनवेलप होगा उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव जो भी था आपका उसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव जो भी आप अप्लाई करोगे आप, है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है ना आपकी, अगर आप इसके लिए अप्लाई करो तो ये आपको बड़े लेवल पर लिखना है, ये नहीं कि आपने ये और पूरा लिख दिया, नो, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको सिर्फ उसी पोस्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, और इस एड्रेस को मार्क करके भेज देना है आपको, पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, कुरियर से भेजो। आई विल सजेस्ट यू आप स्पीड पोस्ट या कुरियर यूज करें। ठीक है, इसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू होता है कि मतलब उनको मिल गया है ना, उसका प्रूफ होता है। उसके अलावा जो है ये जो आपका एप्लीकेशन है विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन आ जाना चाहिए। तो इन्होंने पब्लिश कब किया है इसको, 11 में। ठीक है, 11 मई को पब्लिश किया इन्होंने, तो 11 मई से 21 डेज आप जोड़ दो तो मतलब लगभग 1 या 2 तारीख तक होता है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन आ जाना चाहिए यहाँ पे कुरियर के थ्रू। PSU में जो काम कर रहे हैं उनको NOC लगेगा, बट हाँ मुझे देना परमानेंट जॉब वाले को, नॉट जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है उनको नहीं लगेगा NOC। आप फ्री हैं अप्लाई करने के लिए, कोई इशू नहीं है। आपका जॉब जो बोल रहा है ट्रांसफरेबल है टू एनी स्टेशन इन इंडिया। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिल्ली ही मिल सकता है, आपको उसमें है ना कलकत्ता भी मिल सकता है, साउथ में भी मिल सकता है, नॉर्थ में मतलब वेस्ट में भी मिल सकता है, गुजरात में भी मिल सकता है, आपको मुंबई में मिल सकता है, बिकॉज जो है इसका जो है ऑपरेशन है ऑल ओवर द इंडिया में, जितने भी हैंगर्स है गवर्नमेंट के सब में है। तो आपका पोस्टिंग उसी के आसपास कहीं भी, और हर जगह ऑफिस का जहाँ भी है वहाँ पे आपको मतलब मेन 4 रीजन तो है ही एटलीस्ट।
ठीक है, तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कैंडिडेट को रहने का अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें कोई क्वार्टर आपको नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, अगर कोई SC ST कैंडिडेट हैं तो उनको आने जाने का भाड़ा भी गवर्नमेंट देगी, जो है ना, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा उसको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने आपको। आपको जिसमें जो लगेगा डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना है वो सारा सेल्फ अटेस्टेड होगा, किसी गैजेटेड ऑफिसर से आपको अटैच कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल उसमें लिखना सेल्फ अटेस्टेड बाय, अपना साइन कर देना आपको। ठीक है, क्लियर कॉपी ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, ये सब लिखा हुआ है आपको, है ना, वो सब लगेगा आपको। एप्लीकेशन के साथ आपको उसको जमा करना है। PSU वाले जो परमानेंट एम्प्लॉय में हैं उनको अप्लाई करना है इसमें, उसके साथ में, है ना, NOC के साथ में। तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको जमा करना है, टिक करना है आपको, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर उसमें टिक करना है आपको। ठीक है, एक से अधिक पोस्ट के लिए कोई अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको उसके लिए एक से अधिक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। ठीक है, तो अपना आप उसमें डिटेल डालो, भरो एंड उसको एड्रेस में आप पोस्ट कर दो आप। तो बेसिकली यही था, इसके अलावा अभी और भी वैकेंसी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको वैकेंसी का डिटेल्स अच्छा लगा तो आप उसको चैनल को लाइक कर दे, इसको वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, सो दैट आपको टाइमली सारा नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो तैयारी करनी है अदर PSU एग्जाम के परमानेंट जॉब के लिए तो कॉमर्स जॉब अकेडमी से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी और भी बहुत सारे वैकेंसी पोस्ट करूंगा चैनल पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, है ना, तो आप उसको फॉलो करते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ आई एम ऑलवेज देयर, कमेंट कीजिए आप, मैं आपको जवाब दूंगा वहाँ पे, जो भी क्वेरी आपका होता है। आप मेरे से 1 to 1 भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जा करके, वहाँ पे कॉल का ऑप्शन भी है, और फुल भगत आप लिख के सर्च करेंगे लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए या कमेंट कीजिए इसमें। थैंक यू सो मच।